नमस्कार दोस्तों, हमारी सबमरीन्स दुश्मन के टॉर्पीडो से कैसे बचती हैं? स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल क्या वाकई में विदेशी बीवीआर मिसाइल से भी काफी महंगी पड़ रही है? क्या जमीन पर फ्लैट रडार लगाकर F-35 और J-20 को ट्रैक किया जा सकता है? अमेरिका से लिए ड्रोन्स क्या फाइटर जेट से भी महंगे हैं? चाइना द्वारा भारतीय सैनिकों पर डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल करने में कितनी सच्चाई है? रशिया से लिए फाइटर जेट्स बार बार क्रैश हो रहे हैं, फिर भी क्यों हम रशिया से ही फाइटर जेट खरीदते रहते हैं? ऐसे ही आपके डिफेंस संबंधी सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रियांशु जी का है, जो पूछते हैं कि अस्त्रा मिसाइल तो हमने खुद ही अपने देश में बनाई है, फिर भी ये इतनी महंगी क्यों है? दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जो अस्त्रा बीवीआर मिसाइल खरीद रही है उसकी प्रति यूनिट कॉस्ट लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। अस्त्रा मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 4.5 मैक तक है। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल हमारे देश में बन रही है, फिर भी इसकी कीमत उतनी ही है जितनी रशियन बीवीआर मिसाइल या अमेरिकन AIM-120 मिसाइल की होती है। तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? जब किसी बीवीआर मिसाइल को बनाया जाता है तो उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके लिए जो प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की जाती है उसमें भी काफी अधिक पैसा लगता है। हालांकि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स पर बार बार कई सारी अस्त्रा मिसाइल्स को लॉन्च करके टेस्टिंग की जाती है, तब जाकर किसी मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करती है। लेकिन यहां समस्या यह है कि अस्त्रा मिसाइल्स के ऑर्डर अभी काफी कम दिए गए हैं। पहले 50 मिसाइल्स के ऑर्डर थे और उसके बाद अभी लगभग 200 यूनिट्स के ऑर्डर और दिए गए हैं। अस्त्रा मिसाइल की कीमत 7.5 करोड़ रुपए क्यों पड़ रही है, इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग सुजुकी या हुंडई की कार 5 से लेकर 7 लाख रुपए में खरीदते हैं। ये कारें ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि इनका प्रोडक्शन लाखों की संख्या में होता है। अब अगर इन्हीं कंपनियों को किसी स्पेसिफिक डिजाइन, खास परफॉर्मेंस सेंसर व इंजन वाली कार बनाने को कहा जाए और इस तरह की सिर्फ 50 कारों को ही बनाया जाए, तो क्या उनकी कीमत भी सुजुकी या हुंडई मात्र 5 से 7 लाख रुपए रख पाएगी? अस्त्रा अमेरिकन बीवीआर मिसाइल AIM-120 के C वेरिएंट की टक्कर की मिसाइल है और कई पैरामीटर्स पर तो अस्त्रा ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। AIM-120 बीवीआर मिसाइल की हजारों यूनिट्स बन चुकी हैं और इसे दुनिया भर में बेचा जा रहा है, तब भी इसकी कॉस्ट 1.1 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल है। अस्त्रा मिसाइल की कीमत को 5 करोड़ रुपए तक लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए दूसरे देशों को भी इसे बेचा जा रहा है। वियतनाम को उनके सुखोई 27 और सुखोई 30 के लिए अस्त्रा मिसाइल ऑफर की गई है। दोस्तों, अगला सवाल निशांत जी का है, जो पूछते हैं कि जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम होता है, क्या उसी तरह एंटी टॉर्पीडो सिस्टम भी होता है? निशांत जी, ऐसे एंटी टॉर्पीडो सिस्टम मौजूद हैं और अब तो भारत ने खुद का इसी तरह का टॉर्ड डिकॉय सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे मारीच का नाम दिया गया है। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल की तरह होते हैं, जिनकी रेंज 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक हो सकती है। बैटरी पावर्ड यह टॉर्पीडो जब किसी नेवल शिप या सबमरीन की तरफ बढ़ता है, तो अगर उस नेवल सबमरीन या जहाज में एडवांस्ड डिकॉय सिस्टम लगा हो तो वह सिस्टम कुछ डिकॉय सिस्टम्स को पानी में छोड़ देता है। ये सिस्टम्स बिल्कुल सबमरीन या उस नेवल जहाज की तरह सिग्नल्स छोड़ने लगते हैं। इससे उस टॉर्पीडो का ट्रैकिंग मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाता है और उस डिकॉय सिस्टम को असली सबमरीन समझकर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद फिर से ऐसा ही नया डिकॉय सिस्टम छोड़ दिया जाता है और टॉर्पीडो फिर उसकी तरफ बढ़ता है। इसी सब के बीच टॉर्पीडो की बैटरी खत्म हो जाती है और वह उस सबमरीन को निशाना बनाने की बजाय खुद ही बेकार होकर पानी में नीचे चला जाता है। इसी सब के बीच वास्तविक सबमरीन या जहाज उस जगह से दूर जा चुका होता है। अगला सवाल शिवाजी जी का है, जो सवाल करते हैं कि क्या वास्तव में चाइनीज आर्मी ने भारतीय सैनिकों पर डायरेक्टेड एनर्जी से अटैक किया था? एक चाइनीज प्रोफेसर जिन कोंगरोंग का कहना है कि 29 अगस्त को चाइनीज मिलिट्री ने साउथ पेंगोंग सो लेक इलाके की स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर बैठे भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव एनर्जी से अटैक कर उन्हें बेहाल कर दिया था। इससे भारतीय सैनिक इन पहाड़ियों से नीचे आ गए और चाइनीज सैनिक वहां जाकर बैठ गए।
यह बयान इस चाइनीज प्रोफेसर ने अपनी चाइनीज जनता के लिए दिया है जो वास्तविक हालातों से अनजान है, क्योंकि ना ही उन्हें इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से खबरें मिल पाती हैं, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ही चाइनीज जनता को उपलब्ध हैं। ये सब वहां की सरकार ने बैन किए हुए हैं, इसलिए चाइना की जनता को सच नहीं बताया जाता है। इस चाइनीज प्रोफेसर को किसी ने यह नहीं बताया कि ना तो लद्दाख के इलाके तक चाइनीज पावर ग्रिड की सप्लाई है, जिससे डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के लिए जरूरी काफी अधिक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। किसी पहाड़ की चोटी पर सैनिक हमेशा पत्थरों की आड़ में कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करके दुश्मन पर नजर रखते हैं, ना कि एक खास स्थान पर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं जिससे उन्हें टारगेट किया जा सके। उस चाइनीज प्रोफेसर को यह भी नहीं पता कि चाइना लगातार डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में इन्हीं स्ट्रेटेजिक हाइट से भारतीय सैनिकों को हटाने की शर्त रख रहा है। इन्हीं पहाड़ों पर भारतीय कब्जा हो जाने के कारण चाइनीज सैनिक घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और लगातार बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल हर्षित श्रीवास्तव जी का है, जो पूछते हैं कि क्या हम जमीन पर फ्लैट 180 डिग्री पर रडार लगाकर 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ सकते हैं? फ्लोर की तरफ से उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होता है। हर्षित जी, स्टेल्थी फाइटर जेट का डिजाइन इस तरह का होता है कि उसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। साथ ही शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लायक एक खास कोटिंग की जाती है जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करके वापस इसके ट्रैकिंग रडार तक जाने ही नहीं देती है। अगर हम ग्राउंड पर एक फ्लैट रडार लगा भी दें तो वो सिर्फ ठीक अपने ऊपर आसमान से गुजरने वाले फाइटर जेट को ट्रैक भी कर ले तो भी हमें फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो फाइटर जेट 100 किलोमीटर दूर से बीवीआर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, 250 किलोमीटर दूर से गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, तो वह स्टेल्थी फाइटर जेट क्यों इतना नजदीक आएगा? अगर फिर भी नजदीक आ भी जाए तो भी रडार के ऊपर वाले मात्र 10 से 15 किलोमीटर में उसे ट्रैक करके उस पर रडार लॉक करके एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से उसे गिरा पाना लगभग इम्पॉसिबल रहेगा। वैसे इन स्टेल्थी फाइटर जेट को पावरफुल लॉन्ग वेवलेंथ वाले क्वांटम रडार से डिटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह के ज्यादा एडवांस्ड, पावरफुल व लॉन्ग रेंज वाले रडार्स में कई पैसिव ट्रैकिंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती है। कुछ ही समय में इस तरह के रडार्स इतने डेवलप्ड हो जाएंगे कि स्टेल्थी फाइटर जेट्स को उनकी स्टेल्थ या लो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का फायदा नहीं मिल पाएगा। शशि प्रभा सिंह जी का सवाल है कि क्या अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स राफेल या दूसरे 4+ जनरेशन के फाइटर जेट से ज्यादा कॉस्टली है? सी गार्जियन, MQ-9 रीपर और ग्लोबल हॉक जैसे अमेरिकन ड्रोन्स दुनिया के सबसे बेहतरीन निगरानी वाले ड्रोन्स हैं जो एक बार में ही लगभग 40 घंटों तक निगरानी का काम कर सकते हैं। भारत ने पिछले दिनों 2 सी गार्जियन ड्रोन्स को अमेरिका से 1 वर्ष के लिए लीज पर लिया है। भारत इसी तरह के 30 ड्रोन्स को इंडियन नेवी के लिए खरीदना चाहता है और अमेरिका ने बिना हथियारों वाले 30 सी गार्जियन ड्रोन्स के लिए $4 बिलियन मांगे हैं, यानी लगभग $134 मिलियन का एक ड्रोन होगा। यह कीमत राफेल के प्रति एयरक्राफ्ट $100 मिलियन के रेट से कहीं ज्यादा है। ना तो ये ड्रोन्स किसी फाइटर जेट जितनी स्पीड रखते हैं, ना ही अच्छे मैन्यूवर्स कर सकते हैं और ना ही इनमें खुद को बचाने लायक जैमर्स व दूसरे काउंटर मेजर सिस्टम लगे होते हैं। फिर भी ये काफी महंगे हैं। वास्तव में इनको कंट्रोल करने के लिए जो सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर कंट्रोल सेंटर बनाना होता है, उस कंट्रोल सेंटर को रियल टाइम में सैटेलाइट के माध्यम से ड्रोन से जोड़े रखना व बहुत एडवांस्ड सेंसर्स, मल्टी मोड कैमरास के लगे होने के कारण ही इनकी कीमत इतनी ज्यादा रखी जाती है। लेकिन फिर भी फाइटर जेट से ज्यादा कीमत रखना जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि इसी तरह के निगरानी वाले ड्रोन्स चाइना आधी से भी कम कीमत पर बेच रहा है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स जो MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से लेने वाली थी, उस डील को अब कैंसिल किया जा रहा है। हैप्पी जी का सवाल है कि हम बार बार रशियन जेट्स ही क्यों लेते हैं जबकि उनका क्रैश होने का रेट ज्यादा है। अभी हाल ही में MiG-29K क्रैश हो गया। पिछले 1 वर्ष में MiG-29 का यह तीसरा एक्सीडेंट था। हैप्पी जी, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने 2 विकल्प थे, या तो हम अमेरिकन कैंप में जाएं या रशियन कैंप में।
भारत न्यूट्रल रहना चाहता था, लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में चला गया और एडवांस फाइटर जेट लेकर भारत पर अटैक करने लग गया तो हमें रशियन कैंप में जाना पड़ा। रशियन कैंप ज्यादा बड़ा नहीं है, उनके साथ कम ही देश हैं, उनके हथियार इतने ज्यादा नहीं बिक पाते हैं जितना अमेरिका बेच लेता है। इसी दबाव में हमें रशिया से कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते फाइटर जेट मिल जाते थे। हम उनकी लाइसेंस्ड असेंबली भी करने लग गए। भारत ने MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29, MiG-29 के वेरिएंट, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स रशिया से खरीदे। रशियन फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस, स्पीड आदि सब कुछ अच्छा था, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कहीं ज्यादा थी। इनकी क्वालिटी भी अमेरिकन फाइटर जेट से नीचे थी, जिस कारण इनका क्रैश रेट भी ज्यादा था। इसी कारण अब भारत रशिया की बजाय फ्रांस या अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने को प्रायोरिटी दे रहा है। वैसे भारत ने फ्रांस व यूके से भी मिराज 2000, जैगवार व सी हैरियर जैसे फाइटर जेट खरीदे थे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।